अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का आज हम देख रहे हैं कि एक कंक्लूजन निकला है। और वो कंक्लूजन ये है कि 22 सितंबर को उन पर फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का हुक्म सुना दिया गया है। और शायद तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब वो अदालत में आए तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे जेल में डाला तो मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा। और साथ साथ इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो बयानात आते रहे वो ये सिग्निफ़ाई करते रहे कि पॉपुलैरिटी जो होती है वो अबव द लॉ होती है। लेकिन आज हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फ़र्द जुर्म आयद किए जाना इसी बात का प्रेसिडेंट है कि अगर आप लॉ को वायलेट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं। और इस मौके पर 5 रुकनी बेंच मौजूद था जिन्होंने समाअत की और चीफ़ जस्टिस अज़हरुल्लाह ने ये केस की समाअत की है और ये भी रिमार्क्स दिए कि इजहार राय की जो आज़ादी है उसकी आड़ में जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी की परमिशन नहीं दे सकते। और ये भी कहा कि जो मातहत अदलिया है वो हमारी रेड लाइन है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जो आखिर में जो बात सामने आई वो यही है कि अब 22 सितंबर को इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, ये फ़ैसला हो चुका है। तो इस पर पीटीआई का स्टांस क्या है, इस पर कानूनी कार्रवाई क्या होगी और अपोजिशन कैसे इसको देख रही है, इसी पर आज बात होगी। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पीटीआई की रहनुमा हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस कार्रवाई को, जिस तरह से इमरान खान साहब ने आगाज़ में बयानबाजी की और उनको ये भी मालूम नहीं था कि मैजिस्ट्रेट में एडिशनल सेशन जज में क्या डिफरेंस है, तो इग्नोरेंस टू लॉ का प्रिटेक्स्ट बनाया। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप, और लगता है कि खान साहब माफ़ी मांग लेंगे आगे जाकर अगर अब तक नहीं मांगी तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून की कार्रवाई थी। आज इन्होंने जज साहिबा की खुले अपने जलसे में उनके बारे में जो कलमात कहे वो बिल्कुल नादिबा थे, बिल्कुल वो जुडिशल जो अदालती उसकी बेरुज़ी की गई, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात हो रही, जैसे आपको पता है। तो अब ये फैसला तो आज कोर्ट ने तलब किया और अनकंडीशनल जब तक माफ़ी होती तो फिर भी कोर्ट कंसीडर करती उसको। पिछले कई ऐसी मिसालें हैं कोर्ट्स में, कोर्ट्स की एहतराम और उनके कानून की बालादस्ती तो लाजमी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं। आज उनका जो पिछले जलसे में उनका बयान था वो उस जलसे का काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन आज उन्होंने अभी तक कोई अनकंडीशनल माफी नहीं मांगी। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसाइड करते हैं। उन्होंने फर्द करने का कहा है हफ्ते बाद, तो ये मैं समझता हूँ फैसला मानना चाहिए सबको। कोर्ट का जो भी फैसला हो हम सबको उसको खंदा पेशानी से मानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अदालतों के, हम इदारों के कोई मुखालफत न करें, क्योंकि इसके बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। पहले ही हमारा मुल्क जो कसम कुर्सी का आलम है, जिस तरह हम आपस में ये टसल करके जहाँ हमने अपने मुल्क को 30 साल में पहुँचाया है, कि क्या कह रहे हैं आज वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी और कहीं आपस में डर है, कहीं झगड़े ना हो जाएं, कहीं लोग निकल ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को और अमीर आदमी ने वो टैक्स नहीं दिए जो जिम्मेदारों ने और बड़े बिजनेसमैन ने और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो टैक्स देने थे और जो बड़े हमारे जो तनख्वाहदार तबका है इन सबको टैक्स देना था और हमारा कुल टैक्स आमदनी का 9% है, जबकि हमारे मुकाबले में हमारे नेबरिंग कंट्री में 15, 16, 17% है। तो जब तक टैक्स नहीं आएगा ना, हम देखिए ना इतना बड़ा सैलाब का मामला हुआ है, हमारे पास डेवलपमेंट का अब सारा कट उसको दिया जा रहा है। ये तो एक हमने फंड रखा जाना चाहिए, क्यों नहीं रखा जाता कि हमारे पास है नहीं, रेवेन्यू नहीं हासिल होगा। IMF बार बार जोर दे रही है, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डॉलर का रेट रोजाना बढ़ रहा है और महंगाई अरूज पे है। ये हेडलाइन इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन का वो तकरीबन 27% जो तारीख का हाईएस्ट है। इन हालात में हमें बैठना तो ये चाहिए कि आपस में मिलजुल के, बजाय कि एक दूसरे पे टसल करें। जो चार्टर ऑफ इकानमी, देखिए इस वक्त हमारी इकानमी असल मसला है। इलेक्शन अगर फर्ज कीजिए
हो जाते, जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाते। तो क्या ये बगैर पार्टियों के कोई भी पार्टी जीत जाती है तो वो क्या बगैर पार्टियों के तामन से ये चीज़ें प्रिवेल करा लेंगे? मसलन हमारे यहाँ कोई आज तक ये तो हुआ नहीं कि हुकूमत अगर कोई इलेक्ट भी होती है तो उसके बारे में दूसरी पार्टियां उसको तावन करें और जो उनकी पॉलिसी होती है उस पर क्रिटिसाइज न करें। कैसर साहब, लेकिन देखिए ना, आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की है और इसके अलावा आप ये भी बात कर रहे हैं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो खासी जो है वो डिस्टेबलाइज्ड है, लेकिन खान साहब का जो नज़रिया है वो ये है कि सारा सिस्टम जो है वो एक तरफ है, मैं एक तरफ हूँ और मेरे ख़िलाफ़ PDM भी साजिश कर रही है, अमेरिका भी कर रहा है और लोग भी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में खान साहब को पैसिफाई करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो। देखिए, बात यह है कि खान साहब जलसे कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही असम्बली से रिज़ाइन किया है। हम तो आज भी उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आ जाएं असम्बली में बैठ के इन मसाइल का, अगर कोई आपका प्रॉब्लम है। देखिए, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन से उन्होंने हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। कैसर साहब, इस पे मजीद बात करते हैं। हमें अजहर सदीक साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। अजहर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आज की प्रोग्राम आपने भी मुलाहिजा की होगी, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? ये कहा गया कि ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है और इसके मुख्तलिफ जो हैं वो कैटेगरीज भी होती हैं, क्योंकि जिस तरह से जलसे में खड़े होकर उन्होंने बयानबाजी की है। तो क्या लगता है आपको कि गलत मशवरा दिया है इमरान खान साहब को किसी ने कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी ना करें, कंटेस्ट कर लें इस केस को, और उसी का आज म्यूज़िक फेस किया है खान साहब ने? अच्छा, वो ऑर्डर शायद पड़ा नहीं है। जो कोई भी ये खुश फहमी में है कि वो अनकंडीशनल माफ़ी मांग ले तो अदालत ने छोड़ देना, तो शायद गलत फहमी में सारे हम लोग। उस ऑर्डर को पढ़ लें, ऑर्डर काफ़ी कुछ बता रहा है। उस ऑर्डर में लिखा है, वी हैव कंसिडर्ड द रेस्पॉन्स सो फाइल्ड एंड हैव नॉट फाउंड इट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है ना जी, बड़ा क्लियरली उन्होंने माइंड दे दिया है कोर्ट ने अपना दायरा इख्तियारी तय नहीं किया। सेक्शन 4 पढ़ने वाला है जिसमें है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर चल रही हो, और सेक्शन 18 है कि अगर सब्सटेंशियल की होते हैं। सब्सटेंशियल कहाँ से आ गया? क्या ऐसा क्या अल्फाज कह दिए कि जो हम समझ रहे हैं कि तो अगर ये सिर्फ इतने लफ्ज़ के ऊपर दोहराने पे अगर तो यहाँ पे सिविल कोर्टों में बड़े बड़े रोजाना के वाक़े, यहाँ तो सैकड़ों वाक़े ऐसे होते हैं कि जजेस के साथ बदतमीजी करना, जजेस का दरवाजे तोड़ना, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। चले, अच्छा है, नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है तो लोग इसको एंजॉय करेंगे। पहला तो ये फैसले में दायरा इख्तियार नहीं किया, इसको चैलेंज किया जा सकता है इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर। और इंट्रा कोर्ट अपील में चूंकि 5 और 6 जजेस, 6 पहले थे जिन्होंने शोकॉज जारी किया था। अब इंट्रा कोर्ट अपील सुनने के लिए बड़ा बेंच चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार होगा कि ये किसी और हाई कोर्ट के सामने रख के ये बड़ा बेंच जो है वो इस सारे मामले को इंट्रा कोर्ट अपील को सुन सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चैलेंज किया जा सकता है कि दायरा इख्तियार नहीं है, ये माइल्ड सी डेफोमेशन है, ये कंटेम्प्ट है नहीं। अच्छा, ये कंटेम्प्ट है नहीं अगर आप उस बात को उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। फिर तीसरी बात ही साथ आपने ये लेनी है, वैसे भी 265D की दरखास्त दी जा सकती है कि जनाब इस पे फर्द जुर्म ही नहीं बनती, फर्द जुर्म मत आयद करें। अभी तक और अदालती मुआविनीन की बात को भी एक तरफ रख दिया गया। यानी अदालती मुआविनीन ने अदालत की मुआवनत करते हुए और इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो हमारे पाकिस्तानी वकीलों में सबसे टॉप क्लास में वो लोग हैं। हामिद खान साहब खुद एक पढ़े लिखे और सीजन बेहतरीन जवाब फाइल करके माजरत कर ली उन्होंने। इसके अलावा और क्या हम चाहते हैं सारे मसले को। तो फिर ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से सवाल उठेंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल अजहर साहब, जो पॉपुलैरिटी का प्रिंसिपल होता है कि एक इंसान बहुत पॉपुलर है इसीलिए उसको डिफरेंट ट्रीट किया जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये बहुत से PTI रहनुमा कह चुके हैं कि एक फैसला अदालत का होगा, एक अवाम का होगा। नो, मैं इस बात से इतफाक करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ कि जिन केस का हवाला दे रहे हैं निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, वो तीनों में बात ही और है। उन्होंने तो बार बार सब्सटेंशियल कंटेम्प्ट की है, इंटेंशनल की है। यहाँ तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देख लें तो उन्होंने खास तौर पर जो अबॉर्शन के हवाले से केस आया था और उसको सामने रखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन वहां कोई नहीं उन्होंने किया। उन्होंने लफ्ज ले लिए। सेक्शन 33 है लॉ अपना इंग्लैंड और वेल्स में, उन्होंने स्कैंडलाइजिंग द जज को वैसे ही खत्म कर दिया है, अपने वहां से निकाल ही दिया है। तो ये मैं तो सब देखे जी माजरत के लफ्ज इस्तेमाल कर दिए थे। अदालत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था।
अब ये सवाल एक नया चैप्टर खुल जाएगा और ये चैप्टर में मैं देख रहा हूँ कि शायद ज्यादा खतरनाक हो आने वाले दौर में। जरा काइंडली ये जो बड़ेपन का जो वर्ड है ना, ये पहले भी हमने सुना है, इसको जरा डिफाइन करें कि ये होता क्या है इन दी आई ऑफ लॉ, क्या कैसे मुजाहिरा करें इसका? अब जब देखे ना जी, उन्होंने जब कह लिया, माजरत कर ली, अदालत को ड्रॉप करनी चाहिए थी शौकत की प्रोसीडिंग। अच्छा, मतलब अपॉलॉजी का वर्ड एडेड है उनके जवाब के अंदर, क्योंकि हमने तो नहीं देखा सर ये अपॉलॉजी का वर्ड। ये अपॉलॉजी, ये देखें, हम अपनी पसंद और नापसंद से अपॉलॉजी देखना चाहते हैं ना। अपॉलॉजी किस लिए दी जाए? एक बंदे ने धमकी दी है, अगर फर्ज करें जान से मारने की, तो 506 लगता है, तो आप उस पर 302 लगा देंगे, उसने कत्ल कर दिया। ये अच्छा, अपॉलॉजी का मतलब है कन्फेशन। आप कहेंगे कि जनाब मैंने गलती कर ली है, माफी। वो जब किया ही नहीं कंटेम्प्ट, तो माफी किस बात? जब आप माफी मांग रहे हैं कि कल फर्ज करें ये सारे जो शोर डाल दें ना, कल माफी मांगी, अदालत के वो हो आपने ठीक है माफी, लेकिन हम ये हालात ऐसे है, हम नहीं माफ करते आपको, हम आपको 1 सेकंड की सजा देते हैं। 1 सेकंड की सजा देने का मतलब है 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, आप सियासत से बाहर। अच्छा अजहर साहब, ये जो इग्नोरेंस टू लॉ साइट की गई है कि मुझे मालूम नहीं था कि मजिस्ट्रेट वो नहीं है, तो इससे भी वे फॉरवर्ड मिल सकता है? अगर कल को मेरे खिलाफ किसी आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो तो मैं ये कह दूं कानून का इल्म नहीं था, मुझे माफ़ कर दें। ये वाला यानी एक पॉपुलर आदमी को अगर आप इस तरह कर देंगे, या तो रोजाना होता है ये सारा कुछ, ये तो फिर रोजाना यहाँ कुछ होता है। फिर ये जो नहीं आ रही है ना चीजें, ठीक है ना जी, अब तो ये नहीं आ रही है, नई चीजें आ रही हैं, अब नई चीजों को सामने नई जूरिस्प्रूडेंस आएगी, वो देखना होगा कि क्या हालात और बात। ठीक है अजहर साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं कि जो अब तो खैर फर्द जुर्म की बात हो रही है, तो अब भी अगर अपॉलॉजी आती है तो कुछ डैमेज कंट्रोल पॉसिबल है इन दी आई ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू यू? ये बात फिर वही आ गई, अपॉलॉजी किस बात की? क्यों हम ऐसी प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं? किस बात की? कंटेम्प्ट हुई होती तो मैं बिल्कुल कहता कि आप अपॉलॉजी दें। जब कंटेम्प्ट ही नहीं हुई, इंट्रा कोर्ट अपील बनती है, इसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की जाए। इंट्रा कोर्ट अपील अभी जो कि लार्जर बेंच सुनेगा, लार्जर बेंच शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना आए, हो सकता है कोई लाहौर हाई कोर्ट सुने या कराची सुने या कोई और कोर्ट सुने इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त भी मामले को चैलेंज किया जा सकता है, यहाँ भी 265D की दरखास्त दी जा सकती है कि फर्द जुर्म आप आयद नहीं कर सकते। सर मुनासिब ना होता अगर उनको मालूम था कि एडिशनल सेशन जज से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो कोर्ट में ये प्रोसीडिंग जाकर करते, कोर्ट में कोई दरख्वास्त डालते, ना कि जलसे में तकरीर कर देते? तो आप क्या रेकमेंड करते हैं आइंदा से? वो दरखास्तें दे दी हैं सारी। अच्छा, क्योंकि सर वो साइड तो नहीं करते, वो उन्होंने अब तक बताया नहीं कि असल कानूनी कार्रवाई कहाँ शुरू की है उन्होंने। अज़हर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि अपॉलॉजी जो है ये ना लेने का फ़ैसला सही था पीटीआई का। कैसर साहब, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, तो क्या रिस्पांस होगा इस पे आपका? वो कहते हैं कि किस बात की अपॉलॉजी करें? देखिए, मैं अज़हर सदीक साहब को बिल्कुल नहीं सुन सका, आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही थी। अच्छा सर, उनका कहना यही था कि इस केस के अंदर अपॉलॉजी जो है वो इसलिए जस्टिफाइड नहीं है कि कन्फेशन जब हो गई, जब मान लिया मैंने ये काम कर दिया, तो फिर क्यों अपॉलोजाइज़ करवाना है? साथ ये भी कहा कि बड़ेपन का मुजाहरा करें। तो ये बड़ापन फिर अब वो तो नहीं समझा पाए, आप समझा दें ये क्या होता है? देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है, फैसला सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है। कोर्ट के बाद पहले मिसालें भी हैं, कोर्ट के पास कानून भी है, आइन भी है, और मुझे समझ आती है तो आज तक जो कुछ हुआ है कोर्ट में वो तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी की गई है। ये अब उनका अपना प्रीरोगेटिव है, जजमेंट है उनका आइन और कानून के मुताबिक। तो इसमें मैं ज़्यादा क्या आपको कह सकता हूँ। अगर इमरान खान साहब अपनी अनाज के होल में गिरफ्तार हैं और वो अदलिया मोज़द अदलिया से भी जाके अनकंडीशनल और उन जज साहबा से अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांग रहे, तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? उनकी अपनी मर्जी है। और वो अगर ये समझते हैं कि इसमें पब्लिक की पॉपुलैरिटी का मामला है, तो देखिए पॉपुलैरिटी से कानून का क्या ताल्लुक है? आज ये पहले क्या हुआ? कानून तो कानून है और आईन है। या तो आप खुद इसके सबसे ज़्यादा आप तवज्जो दिला रहे थे कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए और तमाम इदारों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनका एहतराम करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक़ार दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दें ताकि वो फैसले कर सके। अब जब कोई भी इदारा फैसला करता है, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है इनसे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात को खुली, जबकि उनके डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने बिल्कुल एक गैर आईनी बात की और उन्होंने असम्बलियों को ही तोड़ने की कार्रवाई कर दी। और उन्होंने एक कहा कि नहीं जी, अमेरिका
का जो एक सुप्रीम जो दुनिया की ताकत है, जो दुनिया का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसका इकोनॉमिक पावर है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि ये रिजीम चेंज कर रहे हैं। अब आप बताइए मुझे कि पहले 4.25 साल असेंबली को नहीं माना गया, किस असेंबली के मेंबर के साथ वो बैठने को तैयार हैं? वो तो समझते हैं कि उनके अलावा कोई पाकिस्तान में और मुहैया कोई है ही नहीं जो कि कानून की अमलदारी कर सके और जो कि करप्ट ना हो। उनका ये ख्याल है कि सारा पाकिस्तान उनके चंद लोगों के अलावा, तो बैठिए तो सही ना। और कैसर साहब, लेकिन देखें ना, आपका फिर भी इस पे बयानिया जो है कम्प्रिहेंसिबल लग रहा है। आप ये कह रहे हैं हम बात करने को भी तैयार हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़ी जारहाना एक अंदाज़ अपनाते हैं और आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक ज़बान बंदी नहीं होगी इमरान खान साहब की मसाइल हल नहीं हो सकते, दिमागी तवाज़ुन तक की बात करना शुरू कर देते हैं। तो उसी के रिस्पॉन्स में फिर खान साहब कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो पॉलिटिकल विच हंटिंग करती है PDM। देखिए 4.25 साल हम उनसे कहते रहे, हम तो अपोजिशन में थे ना। मुझे ये बताइए कि कितनी बार हमने नहीं कहा कि आइए बैठिए, हमने कहा। और इस तरह नहीं होगा। अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, वो तो हुकूमत के क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मेरे ख्याल में हमारा मुल्क जो है सब जो है खैर खा है मुल्क की। तमाम पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज को हम ये क्या नहीं कहेंगे कि वो कोई, देखिए ना, उनको पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए और अपने इदारों के लिए के तहफ़्फ़ुज़ के और उनके वक़ार के लिए काम करने, सब पॉलिटिकल पार्टी। मैं किसी को ना, मैं तो किसी को सोच भी नहीं सकता मैं किसी को चोर डाकू कहूँ, लेकिन हमारे मुखालफीन हमें दिन रात हमें ताने देते जा रहे हैं, चोर डाकू ये। आज लेकिन सैलाब आया हुआ, पूरा मुल्क डूबा हुआ है और 10 अरब डॉलर की हमारी इकानमी का नुकसान हो गया है, एस्टिमेटेड है। IMF ने भी यही कहा है कि जो 3.5% ग्रोथ होनी थी, तरक्की नहीं सर, वो तो कहते हैं अगर सैलाब आया हुआ है तो हमने 1.5 घंटे के अंदर 5 अरब इकट्ठा कर लिया, हमसे ज़्यादा फंडिंग भी कोई नहीं कर सकता, तो और क्या करें, इससे ज़्यादा क्या करें? वो जो 5 अरब की है उसकी डिटेल भी आज तक दी तो नहीं है, हो सकता है कर लिया, अगर कर लिया तो अच्छा किया। लेकिन मैं किसी काम को कैसे कह सकता हूँ? अगर उन्होंने किया है और सैलाब में काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको और मौका दे और ये मुल्क और कौम के लिए और करें। यहाँ तो हम कानूनी बात कर रहे हैं, जो अदालतों का एहतराम, क्या उनके ख्याल, आपके ख्याल में क्या वो ये कहते हैं कि अदालतों के एहतराम के बगैर मुल्क चल सकता है? अगर कोई इदारा भी, यानी किस इदारे को उन्होंने ठीक कहा है, किस मुल्क को उन्होंने ठीक कहा है? अमेरिका से उनकी कोई 6 महीने 8 महीने तो कॉल का इंतजार करते रहे कि प्रेसिडेंट बाइडन उनको कॉल कर लें। मोदी साहब उनकी कॉल अटेंड नहीं करते। मुझे बताइए किससे उनकी बनती है? जो हमारे ममालिक से, चाइना से CPEC रुका रहा, CPEC बिल्कुल कंटिन्यू। अब अगर देखिए, मैं ये कहता हूँ, आज फर्ज कीजिए उनके कहने के मुताबिक जल्दी इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन हो गया, कोई पार्टी जीत गई, कोई पार्टी हार गई, यही होना है ना जमहूरियत में। जो पार्टी भी हारेगी, अगर वो 1 हफ्ते बाद रिजाइन कर देते हैं सारे अपने असेंबलियों के, ये अगर रीत बना ली जाए और अगर ये किया आ जाए कि हर बाई इलेक्शन में एक शख्स लड़ेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करेगा और फौरन रिजाइन कर देगा, तो भाई अगर आप असेंबली में रहना नहीं चाहते फिर किस चीज़ के इलेक्शन करवा रहे? तो मैं कह रहा हूँ कोई तो असूल हो ना, किसी जगह तो कोई हम समझे। खुद ही हमने कहा कि IMF में जाएंगे तो खुद के जी, मैं खुद था असद उमर के साथ, मैं अभी आजकल भी चेयरमैन हूँ फाइनेंस कमेटी का, और उस वक्त में मैं नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था। असद उमर साहब से हमारे बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, वो मानते ही नहीं थे। फिर 1 साल उन्होंने डिले कर दिया। नायली का ये हाल था कि उन्होंने कोई IMF से समझौता नहीं किया, अभी ये खुद समझौता करके आया, अभी रिसेंटली, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। कैसर साहब, आप बात कर रहे थे पहले, ये भी कहा जा रहा है ना अब कि पंजाब की जो हुकूमत है उसके बारे में भी कमेंट किया जा रहा है, और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर 10 MPs इस्तीफ़ा दें तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो खान साहब फिर सही भांप रहे हैं, इसका मतलब है इस चीज़ को कि आप लोग अब भी एट वर्क हैं कि उनके पास जो स्टेक्स हैं वो उनसे ले लिए जाएँ? देखिए बात सुनिए, खान साहब जब पावर में थे, हुकूमत थी उनकी, यानी मैं पिछले 25 साल से कौमी असम्बली में आ रहा हूँ, मैंने नहीं कभी देखा कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा टूट गया हो दौरान हुकूमत। हमारे यहाँ इन्होंने पूरी कोशिश की कि अपोजिशन में कोई दरार पड़ जाए, लेकिन कोई एक भी मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का या पाकिस्तान पीपल पार्टी, जी मैं यही बात कर रहा हूँ कि कोई एक भी हमारा मेंबर जो है वो तो PTI की तरफ नहीं गया। ये बहुत पॉपुलर थे, आज ये समझ रहे हैं इनके 22 मेंबर अभी अपोजिशन बेंचेज में, इनके बावजूद के इन्होंने इस्तीफे दे दिए, 22 मेंबर अपोजिशन बेंचों में बैठे हैं। आप बताइए कि हमारा कोई एक मेंबर कौमी असम्बली का, सेनेट का
कोई सूबाई असम्बली का किसी भी कोई इनके पास PTI के पास गया, हालांकि इन्हें पूरी कोशिश की। तो ये अब जब कोई इनके मेंबर आ जाते हैं वो लोटे होते हैं, वो पैसा लेके करते हैं इनके मुताबिक ये जो है वो सारे के सारे जो चेंज करके उन्होंने ये देखा ना, पॉपुलर थी एक पार्टी, उन्होंने देखा कि PTI तो हर इलेक्शन हार रही थी, जो ज़िमनी इलेक्शन भी है। आज भी हम अगर पावर में, हमारा क्यों मेंबर को एक भी थोड़े से मेंबरों से, चाहे कौमी असम्बली की हुकूमत हो या सूबाई असम्बलियों की हुकूमत, सूबाई हुकूमत हो, थोड़े से 2, 4, 6 मेंबरों के फर्क से ये हुकूमतें हैं। और किसी वक्त भी नो कॉन्फिडेंस आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक जी देखिए, आर्मी चीफ की तैनाती आज कोई पहली बार तो हो नहीं रही, कई आर्मी चीफ हमारे बन चुके हैं। उसका एक पूरे का पूरा बना हुआ है, किस तरीके से लाया अमल बना हुआ है कि किस तरह आर्मी चीफ को अपॉइंट करना है। आइन और कानून पूरा इख्तियार देता है वज़ीर आज़म साहब को कि पहले जो सीनियर 3-4 हैं जो कि रिकमेंड किए जाते हैं आर्मी की तरफ से ही, तो उनमें से किसी का वो चूज करना जो सीनियर हमारे जनरल थे। तो ये जब ये कह रहे हैं कि हम अपने मर्जी का लाना चाह रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे सीनियर जनरल जो है वो कोई ऐसा करेंगे जो कि गैर कानूनी कार्रवाई होगी, या जो ऐसा करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि सारा जो प्रोसीजर है और अभी तक जो लाया अमल बनता रहा है, जितने भी आर्मी चीफ बने इसी प्रोसीजर से बने हैं। तो मुझे बता दीजिए कि ये क्यों इख्तलाफ, हर इदारे को तो ये इख्तलाफी बना रहे हैं। मुल्क में कहाँ इन्होंने कह दिया कि मुल्क के कई हिस्से हो जाएंगे। अब मुझे बताइए कि ये अपनी पॉपुलैरिटी का क्या रिजल्ट देना चाह रहे हैं, मुल्क को क्या फायदा होगा इससे? हमारा जो टसल हो रही है, मैं आपको सही बताऊं कि क्यों हमारे नेबरिंग कंट्री डेवलप कर, उनके यहाँ भी यही जमहूरी निज़ाम है, यही पार्लियामानी पार्टीज का निज़ाम है, तो उनके यहाँ क्यों तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही? ना तो हमारे यहाँ प्रॉपर रेवेन्यू हासिल होता है, सिर्फ 9% हम अपनी कौमी आमदनी का रेवेन्यू। सर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी नहीं है ना वहाँ पर। जब वाजपेयी साहब के खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, 1 वोट से हार गए, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे उसको साजिश कहते हैं। जी वही तो देखिए ना, ये किस चीज़ को साजिश नहीं कहते। मैं ये तो कह रहा हूँ, अब तमाम ज़्यादातर पार्टियाँ ये कहती हैं कि जो नेशनलाइज यूनिट खसारे पे चलते हैं उनको प्राइवेटाइज करें। जब हमने PIA अपने दौर में प्राइवेटाइज किया, कैसे आगे बढ़ेगी मोशन? प्राइवेटाइज किया तो इन्होंने हंगामे शुरू कर दिए। अब हंगामों में कौन सी, जब किसी को इलेक्टेड हुकूमत को भी काम नहीं करने दिया जाएगा और यही हंगामे रहेंगे, इस तरह तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। कैसर साहब, इस पे एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू भी करें, और साथ साथ ये भी कि खान साहब ने जो आज ये कहा कि अगर उनको जेल में डाला गया तो मजीद वो ख़तरनाक हो जाएंगे, इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इस पर भी एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कंटेम्प्ट ऑफ केस, कोर्ट केस से मुतल्लिक जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज कार्रवाई की गई है, और इसके साथ साथ एक कंसर्न ये भी है कि इतनी डिस्टेबलाइजेशन के अंदर इकॉनमी के जब हालात ख़राब हैं और फ्लडिंग की सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल के अंदर किस तरह से कंट्रोल किया जाए जो मुल्क का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसको। कैसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी पहले ये वाज़े किया है कि इस सूरत हाल के अंदर जब फ्लडिंग भी है, इकॉनमी सफ़र कर रही है और एक तरफ खान साहब के जलसे भी जारी हैं, ये मामलात भी जारी हैं, तो किस तरह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को स्मूथ करें, बेहतर करें? तो जो अगले इलेक्शन की बात वो कर रहे थे, क्या अब ये साबित नहीं हो रहा कि अगर वो पहले डिसीजन लिया जाता तो स्टेबिलिटी बेहतर होती अब से? जी देखिए, बात इमरान खान जो जलसे कर रहे हैं वो तमाम जो है कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं इदारों के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए कि इन हालात में जबकि हमें वार्न कर रहा है, बार बार IMF कह रही है कि आपकी अगले साल की ग्रोथ 0.8 होगी, 3.5 थी। आज जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है वो भी यही कहा है कि इनके यहाँ अपना इंतशार होने वाला है इस मुल्क में। तो क्या यही इंतशार है जो ये फैलाना चाह रहे हैं? मकसद क्या है मुझे समझाइए कि किसका एहतराम ये कर रहे हैं? इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, मैं तो हैरान हूँ कि जब वो अपनी पॉपुलर हैं। कैसर साहब, इस पे पॉइंट आपका जो है ना वो पूछ लेते हैं। ज़फ़र अली शाह साहब PTI से हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज की कार्रवाई को, और अब क्या वे फॉरवर्ड इख्तियार करेंगे आप? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि आप अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी पे आमादा कर लेते खान साहब को तो शायद यहाँ तक बात ना पहुँचती। साहब, इसमें पहली बात तो ये है कि मैं साफ कह दूं कि चूंकि सब जुडिस मसला है, इस पर कोई इतनी खुलकर बात नहीं हो सकती। और आज का आर्डर जो है इंटरिम आर्डर है, और अभी भी ऑप्शन है खान साहब के पास, कोई ऐसी बात नहीं
कि उस दिन जिस दिन फर्ज जुर्म लगना है उस दिन भी वो बात कर सकते हैं और कह सकते हैं जो कोर्ट की ख्वाहिश है। तो लेकिन इस पर कोई तफसील से बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मसला सब जुडिस है। मैं वकील हूँ, हाँ मसला जब हो गया दिस वे और दैट वे तो फिर आप पूछें, इंशाल्लाह बड़ी खुलकर आपको बात बताएंगे। मतलब लेकिन तो, जो जवाब जमा करवाया है, मैं समझता हूँ जवाब के अंदर जो इग्नोरेंस टू लॉ साइड की है, जी कंप्लीट कर लीजिए आप। जी जी क्या बिलावल साहब? मैंने कहा जवाब जो जमा करवाया गया है उसमें पहले जवाब में ये सामने आया कि अल्फाज वापस ले लेते हैं, दूसरे में ये सामने आया कि अनइंटेंशनल रिमार्क्स थे, जज्बात में आके कह दिया और नीयत ये नहीं थी, मैलाफाइडी इंटेंशन नहीं थी। तो अब जो सूरत हाल आगे बनेगी, बेशक हम इस केस की डिटेल्स में ना भी जाएं, लेकिन अप्रोच जो है खान साहब की उसको बदलने की पीटीआई के अंदर कोई कोशिश हो रही है? क्योंकि हामिद खान साहब ने ये फरमाया था कि पार्टी के अंदर भी तशवीश है खान साहब के बयानिए को लेके। वो ज़ाहिर है पार्टी के अंदर लीडरान की हर किसी का अपना ज़हन होता है और उसके मुताबिक बात करता है। तो वो हालांकि को ये इतना मसला नहीं था, लेकिन कोर्ट ने चलो कागनीजेंस लिया है और कोर्ट समझती है ये कि भाई ये लोअर कोर्ट्स की जो है वो तौहीन हुई है। तो इस पर ये मामला पहले दिन ही खत्म हो सकता था, लेकिन अब मुमकिन है। बट आई होप बतौर एक वकील के मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला 22 को खत्म हो जाएगा। जफर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप वकील भी हैं, पीटीआई से ताल्लुक भी है, तो आपने एडवाइस दी खान साहब को कि थोड़ा सॉफ्टर स्टांस ले लें, बचत हो जाएगी? मांगी नहीं है वरना मैं जरूर देता। अच्छा नहीं, वैसे जो तशवीश की बात हो रही है कि पीटीआई रहनुमाओं को तशवीश है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो ये ना हो कि डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ जाए, आपको भी तशवीश है ये? खैर करे, मैं नहीं समझता कि वो वहां तक नौबत जाएगी। हमारे जजेस भी हैं, वो बड़े सेन हैं, वो समझते हैं मुल्की हालात को और अदारों को भी। और ये जो 22 करोड़ अवाम हैं, ये भी एक बजाते खुद बहुत बड़ा अदारा है और वो मान चुके हैं कि ओपन कोर्ट में कह चुके हैं इमरान खान साहब को कि आप एक पॉपुलर लीडर हैं, आपको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं नहीं समझता कि वहां तक नौबत जाएगी डिस्क्वालिफिकेशन तक। इंशाल्लाह ताला मामला जो है मेरे अपने अकल फहम के मुताबिक और ख्वाहिश भी कह लें आप उसके मुताबिक ये 22 तारीख को वाइंड अप हो जाएगा। जफर साहब, ये आपके पार्टी के जो दीगर कॉलीग्स हैं, जो रहनुमा हैं, फवाद चौधरी साहब हों और लोग हों, तो वो ये कहते आए हैं कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है उनकी और साथ साथ ये भी कि एक अदालत अवाम की भी होती है। तो हमारे नज़दीक तो बड़े गैर मुनासिब बयान आते हैं, ये आपके नज़दीक कैसे हैं? आप भी बिलीव करते हैं इस बात पे कि कोई पॉपुलर हो अगर तो लॉ उसको डिफरेंटली ट्रीट करे? फिर पॉपुलर होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई आप बाकी जो ज़ाब्ते हैं कानून के, इखलाक के, सियासत के, आप उनको पसे पुश डाल दें, वो तो रहते हैं ना। मतलब बाकी ठीक है, पॉपुलरिटी जो है उसको पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया मानती है। तो लेकिन इसके बावजूद जो बाकी जो पॉपुलर तो सर भुट्टो साहब भी थे और भी वज़राए आज़म गुजरे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं। और इसमें प्रेसिडेंट ये तो नहीं है कि अगर ज़्यादा लोग आपको जानते हैं तो लॉ डिफरेंटली ट्रीट करे आपको, तो ये गैर मुनासिब नहीं है आपके नज़दीक ये बात करना? मैं पहले कह चुका हूँ ना कि ये मतलब है कि बाकी जो नार्म्स होते हैं सियासत के और जो इखलाकियात के, सियासियात के, वो तो वो रहते हैं, उनका तो ख्याल रखना पड़ता है। और अकल बसा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब रखते हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि भाई कोई। सर थोड़ा आप तो कमेंट नहीं करना चाह रहे ना इस केस में जो डिटेल में, लेकिन चलें कोई और बात अगर उस तरफ बढ़ें तो खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक भी तहफ़्फ़ुज़ात शो कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये अपना लेकर आएंगे। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, वो यही कहता है कि आर्मी चीफ की एडवाइस से वज़ीर आज़म ने ये करना है, उनका इस्तेहकाक है। तो इसको भी कंस्पिरेसी बनाया जा रहा है सर अब? नहीं, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि उससे इमरान खान साहब ने कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि जो दोनों भाई हैं, जो पीडीएम है, पीडीएम की सारी जो अतमी राय आती है किसी पॉलिटिकल इशू पे वो लंदन से आती है। तो मदौन साहब की ये किस तरह इजाजत दे दी जाए, मतलब किसी सजा याफ्ता शख्स को और डिस्क्वालीफाइड शख्स को और जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो उसको इजाजत दी जाए कि वो पाकिस्तान के जो अफवाज हैं उनका सुपर सरदार जो है वो मुकर्रर करेगा। यही बात की है इमरान खान साहब ने और मैं समझता हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पे कि कोई गलत बात नहीं की। ठीक है, कैसर अहमद शेख साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस पे शॉर्टली। जफर अली शाह साहब जी लॉ नोइंग पर्सन है, मेरे कोलीग रहे हैं
देखिए उन्होंने तो क्लियर कह दिया है कि कोई भी अगर पॉपुलर है अपनी जगह पे तो कानून उसको इस बात का लिहाज नहीं करेगा कि कोई कितना पॉपुलर है। इससे बड़ी उन्होंने वही बात की है जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी वज़ीर आज़म साहब ने बनाना है आर्मी चीफ, और ज़फ़र अली शाह साहब से पूछ लीजिए कि आईन और कानून तो यही कहते हैं ना कि वज़ीर आज़म साहब बनाएं। वज़ीर आज़म साहब बनाएंगे, कोई और शख्स नहीं बनाएगा। जो भी होगा नामिनी होगा, जिनका जो अपॉइंट होगा वो उन सीनियर जनरल्स में से होगा, और यही कानून और हमारा ये आइन का तकादा है। और ज़फ़र अली शाह इनको एंडोर्स करेंगे, क्योंकि कोई लॉ नोइंग शख्स इसको कह ही नहीं सकता कि कोई और तरीकाकार करे। यही तरीकाकार रहा है, यही रहेगा और आइंदा प्रिवेल करेगा, और ये इसके बगैर तो कोई और तरीका नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्टेड हैं, वो बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, ज़फ़र अली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, देखना ये है कि 22 सितंबर को इस केस की कार्रवाई मज़ीद कैसे आगे बढ़ती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।